बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एमडी कैट फुल लेंथ पेपर नंबर 8 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड एक्स आर। बेटा उसने स्ट्रक्चर आपके सामने दे दिया है। वो कहता है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं उनके नेम बताएं। तो पहली ऑप्शन है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरी प्राइमरी अल्कोहल के साथ नाइट्राइल है और बेंजीन रिंग है। बीटा ऑप्शन में सेकेंडरी अल्कोहल है, नाइट्राइल एंड फिनोल रिंग है। चार्ली ऑप्शन में सेकेंडरी अल्कोहल है, अमाइन एंड बेंजीन रिंग है। डेल्टा ऑप्शन में सेकेंडरी अल्कोहल है, नाइट्राइल और अराइल रिंग है। बेटा तो देखें यहां पे मैंने ये लिख लिया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। बेंजीन के ऊपर जब भी कोई ग्रुप लगता है वो अराइल बन जाता है। अब ये अराइल है, ये CH2CN ये नाइट्राइल है, यानी ये नाइट्राइल हो गया। ये जो चीज है ये कार्बन इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है OH, वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, तो इसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल भी है और नाइट्राइल भी है। तो सेकेंडरी अल्कोहल और नाइट्राइल वाली जो ऑप्शन है हमारे पास वो, और साथ उसके फिनोल रिंग जो है उसने बीटा ऑप्शन में लिख दिया, तो फिनोल तो नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल, नाइट्राइल और अराइल है जो कि डेल्टा ऑप्शन बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बना डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन मैग्नीशियम नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। कहते हैं जब मैग्नीशियम नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट किया जाए तो क्या बनता है। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट को बेटा जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। ये बिल्कुल वैसे ही कंपाउंड है जैसा लिथियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन से बनता है। इसीलिए लिथियम और मैग्नीशियम को हम कहते हैं कि दे शो डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि इनके नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन बिल्कुल एक जैसी है। तो तीन चीजें बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब ये देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये मैच करती है। तो देखिए बेटा पहली ऑप्शन में मैग्नीशियम नाइट्रेट से मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाया हुआ है, नाइट्राइट नहीं बनता। दूसरे ऑप्शन में मैग्नीशियम नाइट्रेट से मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, डाइऑक्साइड नहीं बनता। चार्ली ऑप्शन में मैग्नीशियम नाइट्रेट की थर्मल डिकम्पोजिशन से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस N2O लाफिंग गैस बना दी है, लाफिंग गैस नहीं बनती बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो 82 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है बेटा, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड बोथ हैव केमिकल फार्मूला C4H4O4। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज एसिड इज शोन बिलो। बेटा स्ट्रक्चर आपके सामने है, जिसमें एक तरह जो पहले नंबर पे वो मैलिक है, दूसरे नंबर पे फ्यूमेरिक है। तो देखें मैलिक एसिड में कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है उनके साथ जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड पे और कार्बोक्सिल सेम साइड पे है, यानी ये सिज फॉर्म बन गई। और जो दूसरी फ्यूमेरिक है उसमें हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे, इसी तरह कार्बोक्सिल भी ऑपोजिट साइड पे है, तो ये ट्रांस फॉर्म बन जाती है बेटा। तो इसका मतलब है कि दे आर सिज एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो पहली ऑप्शन है पोजिशनल आइसोमर, गलत। दूसरी स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, ये इनमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा। मेटामर्स भी नहीं है, सिज ट्रांस आइसोमर है कि मोलेकुलर फार्मूला सेम है, सिर्फ स्पेस में आइडेंटिकल ग्रुप या एटम की पोजीशन डिफर कर रही है। तो दे आर सिज ट्रांस आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो 83 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोफाइल्स एक्सेप्ट। कहते सारे न्यूक्लियोफाइल है सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है असाइलोनियम आइन। ये जितने भी IUM वाले आइंस होते हैं सारे पॉजिटिव आइन होते हैं, जैसे अमोनियम है, ऑक्सोनियम है, ब्रोमोनियम है, असाइलोनियम है। तो असाइलोनियम पॉजिटिव आइन हो गया, पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रोफाइल होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है।
वाटर ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होता है, न्यूक्लियोफाइल है। कार्ब एनाइन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो फिर ये कार्ब एनाइन बन जाता है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर 84 में अल्फा को छोड़ के बाकी सारे न्यूक्लियोफाइल है, तो उसने पूछा था कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अल्फा ऑप्शन असाइलोनियम आयन। 85 द ग्रेजुअल चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन अ पीरियड इज ड्यू टू, कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की पीरियड में चेंज होती हैं, कि सोडियम से मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो कहते हैं उसकी रीजन क्या है, इज ड्यू टू मींस रीजन क्या है। पहली ऑप्शन है चेंज इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो बेटा ग्रुप में भी चेंज होता है, लेकिन ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, तो फिर एटॉमिक मास में चेंज जो है वो उसकी रीजन नहीं बन सकती। चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो ग्रुप में भी चेंज होते हैं लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। इसी तरह चेंज इन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये भी ग्रुप में चेंज होती है। तो ये तीनों चीजें जो अल्फा बीटा चार्ली ऑप्शन है, इन तीनों में जो चेंज आ रहा है वो बेसिकली ग्रुप और पीरियड में दोनों में होता है। तो ग्रुप में भी चेंज हो रहा है लेकिन ग्रुप में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। डेल्टा ऑप्शन है चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है बेटा रीजन। पहले ग्रुप में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ग्रुप में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जिनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इंतहाई आसान है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंतहाई कम होती है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो फिर लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि बेसिकली डिसाइड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो फिर क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बना डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कौन सी बात ठीक है। पहली ऑप्शन है वाटर बॉयल्स एट 120 एट 1489 टॉर प्रेशर, जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर वाटर 120 पे बॉयल करता है और उसमें प्रेशर 1489 होता है, पहली बात ठीक है। दूसरी ऑप्शन है वाटर बॉयल्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 69 टॉर प्रेशर, ये गलत है। 25 डिग्री पे वाटर बॉयल कर सकता है लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर 23.7 टॉर होना चाहिए, तो बीटा बात गलत हो गई। चार्ली है वाटर बॉयल्स एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड एट 650 टॉर प्रेशर, तो ये भी गलत है। 98 डिग्री पे वाटर बॉयल करता है मरी में और वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर 700 टॉर होता है बेटा। इसी तरह वाटर बॉयल्स एट 69 डिग्री सेंटीग्रेड एट 700 टॉर, ये भी गलत है। 69 डिग्री पे वाटर बॉयल करता है माउंट एवरेस्ट पे, वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर 323 टॉर होता है बेटा। तो बीटा चार्ली डेल्टा गलत है, अल्फा ठीक है, तो 86 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द पॉलीस्टाइरीन एक्सेप्ट, कहता है पॉलीस्टाइरीन के बारे में सारी बातें ठीक हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है मोनोमर, कॉमन नेम C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरीन, के पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर स्टाइरीन होता है, विनाइल बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है मोनोमर सिस्टमेटिक नेम ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 इज फिनाइल एथीन। तीसरी जो हमारे पास ऑप्शन है वो प्रॉपर्टीज ब्रिटल बट चीप, ब्रिटल होता है कि जो बेंड ना हो सके, आप फोर्स अप्लाई करें वो टूट जाए, बट चीप लेकिन सस्ता होता है। यूजेस डेल्टा ऑप्शन में लिखा यूज फॉर टेक्सटाइल फाइबर एंड प्लास्टिक, तो बेटा टेक्सटाइल फाइबर इसके नहीं बनते, इससे पैकिंग मटेरियल बनते हैं, कॉस्मेटिक बॉटल्स बनती हैं, ये जो डेल्टा ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। तो देखें ये है स्टाइरीन, इसका पॉलीमर बन जाएगा तो पॉलीस्टाइरीन, तो इसको इसकी वजह से फिनाइल इथीन कह सकते हैं, विनाइल बेंजीन कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीस्टाइरीन और स्टाइरीन, स्टाइरीन मोनोमर हो गया, फिनाइल इथीन सिस्टमेटिक नेम हो गया और सस्ता है, आसानी से अवेलेबल है। डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, पैकिंग बॉक्सेस होते हैं जिनमें खाना वगैरह लेके आते हैं, फूड कंटेनर इसके बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके यूजेस में आती हैं। जो डेल्टा ऑप्शन में उसने लिखा है टेक्सटाइल फाइबर और उसके साथ लिखा है जी प्लास्टिक, तो ये गलत हो गया, 87 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोलर मॉलिक्यूल, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, PF5, BF3 और SO2। स्टूडेंट याद रखिएगा कि नॉन पोलर होने के लिए 2 शर्तें हैं, वो 2 शर्तें क्या हैं देखें जरा, समझाता हूं यहां पे मैं। सेंट्रल एटम के साथ जितने भी बॉन्डेड एटम है वो सेम होने चाहिए, ऑल द बॉन्डेड एटम अटैच विद द सेंट्रल एटम मस्ट बी सेम। देखें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन सेंट्रल एटम है, 2 बॉन्डेड एटम है, दोनों सेम है। फास्फोरस जो है वो PF5 में फास्फोरस सेंट्रल एटम है
और 5 फ्लोरीन है, सारे सेम है। BF3 सेंट्रल एटम है, 3 फ्लोरीन है, सारे सेम है। SO2 सेंट्रल एटम है, 2 ऑक्सीजन है, सेम है। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त यह है सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पे लॉन पेयर नहीं है, फास्फोरस पे भी लॉन पेयर नहीं है, बोरॉन पे भी लॉन पेयर नहीं है, सल्फर पे आ गया। तो ये जो 3 कंपाउंड हैं ये वो दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं कि सेंट्रल एटम के साथ सारे बॉन्डेड एटम सेम है और लॉन पेयर कोई नहीं है। तो इन तीनों का जो डायपोल मूवमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, और जिसका डायपोल मूवमेंट 0 हो जाए वो नॉन पोलर। ये तीनों नॉन पोलर है। इसमें लॉन पेयर आ गया, इसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होना। जब डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा तो फिर ये पोलर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि इन में से कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, बट आंसर बना SO2 यानी डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, द एसिड डेपोजिशन इंक्लूड बोथ वेट एंड ड्राई एसिड डेपोजिशन विच डज नॉट इट इंक्लूड रेन, फोग, स्नो और कार्बन है। बेटा ये जो रेन, फोग और स्नो है ये वेट एसिड डेपोजिशन कहलाती है, यानी एसिड जो है वो एयर में मौजूद है, वो जब वाटर से मिलता है तो रेन की शक्ल में, फोग की शक्ल में, स्नो की शक्ल में वेट एसिड डेपोजिशन कहलाता है। और अगर ये डस्ट पार्टिकल से मिल जाए या गैसेस के साथ मिल जाए तो फिर ये चीज कहलाती है ड्राई एसिड डेपोजिशन। तो कार्बन जो है वो इसमें नहीं आता, डस्ट पार्टिकल्स में कार्बन नहीं आता, गैसेस में कार्बन नहीं आता, तो फिर कार्बन जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। बाकी सारी चीजें जो है वो वेट जो उसमें हमारे पास जो है वो एसिड डेपोजिशन में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 90, मार्क द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कहते हैं कि आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फॉलोइंग एलिमेंट में। क्वेश्चन नंबर 90 है जी, अल्फा ऑप्शन है फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन फास्फोरस ग्रेटर देन नियॉन, और फिर बीटा ऑप्शन है ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन, फिर ग्रेटर देन नियॉन ग्रेटर देन फास्फोरस, चार्ली ऑप्शन है नियॉन इज ग्रेटर देन फास्फोरस ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, डेल्टा ऑप्शन है फास्फोरस इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन और ग्रेटर देन नियॉन। तो बेटा देखें मैंने इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज लिख ली हैं। फ्लोरीन की होती है -322 किलो जॉल पर मोल, ऑक्सीजन की -141 किलो जॉल पर मोल। नाइट्रोजन में जो सब शेल है वो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड सब शेल जो है वो रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन से कम हो गई। और नियॉन नोबल गैस है, नोबल गैसेस के जो ऑक्टेट हैं या डुप्लेट हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो फिर इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता या ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, पॉजिटिव है ये। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, वो सबसे ज़्यादा हैलोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और देन नियॉन की। तो ये वाला जो ऑर्डर है वो बेटा मैच करता है अल्फा ऑप्शन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 90 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ energy can neither be created nor destroyed, so it can be changed from one form to another form. Which of the following is the application of the first law of thermodynamics? कहता है कौन सी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। पहली ऑप्शन है प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओनली। अगर किसी कंटेनर में आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं तो जितनी हीट आप उस सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल होगी, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर ओनली। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि पिस्टन मूवेबल है। अगर पिस्टन मूवेबल है तो इसका मतलब यह है कि जितनी हीट आप सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो 2 काम करेगी, एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, दूसरा वर्क डन करेगी। तो ये भी ठीक है। तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दोनों एप्लीकेशन अल्फा भी और बीटा भी, तो फिर चार्ली आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 92, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 2H2 + O2 goes to 2H2O इज कॉल्ड। पहली ऑप्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बड़ा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकती क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में शर्त यह है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बीटा ऑप्शन है। न्यूट्रलाइजेशन में H आयन एसिड से और OH आयन बेस से आने चाहिए। ये तो हाइड्रोजन एक गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाने से वाटर बन रहा है, तो फिर ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है।
तो चार्ली ऑप्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये इसका आंसर है बेटा। और लास्ट है जी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, यहाँ पे कोई सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में ऐड नहीं कर रहे, तो ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 92 का चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन इट्स 0.25 मोल्स। ऑप्शन 0.245 है, बीटा ऑप्शन 2.45 है, चार्ली ऑप्शन 0.25 ग्राम है और डेल्टा ऑप्शन है 24.5 ग्राम। तो देखिए बेटा, अगर हमें मोल्स दिए जाएं और हमने मैस कैलकुलेट करना हो तो क्या फार्मूला है? मैस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हमें दे दिए गए हैं, 0.25 है। 0.25 का मतलब क्या है? 0.25 का मतलब है बेटा, पॉइंट खत्म करें 100, 25 को 100 से कैंसिल करें तो 1/4। 1/4 को जब आप 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 49, 2 इसे कट के 24.5, तो 24.5 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये जो 24.5 ग्राम है ये बेटा मैच करता है डेल्टा ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर द कॉम्प्लेक्स आयंस आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट। कहते हैं जितने भी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे अपनी अपनी ज्योमेट्री के साथ और हाइब्रिडाइजेशन के साथ मैच कर रहे हैं सिवाय एक में। पहली ऑप्शन है MnCl4 और कोऑर्डिनेशन पे -2 चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो बेटा मैंगनीज तक जितने भी Ab4 कैटेगरी में आएंगे, Ab4 से मुराद है सेंट्रल एटम के साथ 4 लिगेंड लगे हों, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और sp3 की शेप टेट्राहेड्रल होती है। पहली बात ठीक हो गई। बीटा ऑप्शन जो है वो कॉपर के साथ 4 अमाइन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 चार्ज है, आगे DsP2 और स्क्वायर प्लेनर लिखा हुआ है। ये बेटा देखें, पहले इसको हम समझते हैं। बेटा कॉपर के केस में अगर Ab4 कैटेगरी है, यानी कॉपर के साथ 4 लिगेंड लगे हुए हैं, तो फिर अगर कॉपर पे +1 चार्ज है, Ab4 में +1, जैसे यहां पे देखें कॉपर टेट्रासियानो क्यूपरेट है हमारे पास, उसमें एज ए होल -3 चार्ज है, लेकिन कॉपर पे +1 चार्ज है। कॉपर पे +1 आ जाए और ये Ab4 कैटेगरी में हो तो फिर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को sp3 कहते हैं और sp3 की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां पे जो हमें ऑप्शन में दिया गया वो कॉपर +2 है। अगर कॉपर +2 हो, जैसे यहां पे ये वाला कॉम्प्लेक्स है टेट्रा अमाइन कॉपर है हमारे पास, तो टेट्रा अमाइन कॉपर में कॉपर +2 चार्ज में है, Ab4 कैटेगरी है, तब बेटा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और स्क्वायर प्लेनर उसकी शेप का नेम होगा। तो ये मेंशन है, DsP2 उसने लिखा हुआ है बीटा ऑप्शन में, स्क्वायर प्लेनर भी लिखा है, तो ठीक हो गया जी। जो हमारे पास बीटा ऑप्शन है वो भी ठीक हो गई। चार्ली ऑप्शन में आयरन के साथ 5 कार्बोनाइल है, पेंटा कार्बोनाइल आयरन। आगे लिखा हुआ DsP3, जब 5 लिगेंड Ab5 कैटेगरी आ जाए तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। आगे शेप का नेम लिखा हुआ है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो देखें जरा जी, ये बेटा आयरन, उसके साथ ये 5 कार्बोनाइल लगे हुए हैं। अब जो पहले 3 कार्बोनाइल है वो ट्राइगोनल शेप बनाते हैं, तो ट्राइगोनल नेम में आना चाहिए। आ गया जी। अब उसके बाद ये जो कार्बोनाइल है, ये देखें, ये ऊपर की तरफ एक पिरामिड बना लेता है। इसी तरह जो नीचे की तरफ एक कार्बोनाइल है, ये नीचे की तरफ एक पिरामिड बना लेता है, तो हम इसे कहते हैं बाय पिरामिडल। तो शेप का नेम बन गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP3। तो फिर यहां पे जो ऑप्शन में चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है उसने वो क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा ट्राइगोनल पिरामिडल, आना चाहिए था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये चार्ली ऑप्शन बेटा करेक्टली मैच नहीं कर रही और यही आंसर है। कोबाल्ट के साथ 6 अमाइन है, हेक्सामाइन, ये Ab6 कैटेगरी होती है और Ab6 में याद रखिएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्टाहेड्रल शेप है जो कि यहाँ लिखी हुई है, ये मैच कर रही है, ये ठीक है। तो 94 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहली ऑप्शन है नियॉन, दूसरी क्लोरीन, तीसरी मैग्नीशियम, चौथी सिलिकॉन। बेटा नोबल गैसेस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे नोबल गैस अल्फा ऑप्शन में है नियॉन, वही बेटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96,
any substance in the environment which adversely affect the human health, quality of life and natural function of the ecosystem is known as environmental pollutant. कि हर वो चीज़ जो नेचर को डिस्टर्ब करे वो environmental pollutant कहलाती है. ठीक हो गया. Identify which one of the following is not major cause of the environment pollution. कहता है आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इसमें से एनवायरमेंट पोल्यूशन की मेजर कॉज नहीं है. पहली ऑप्शन है रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़्यादा फैक्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इसलिए ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है. ठीक है. एरोजन, ज़मीनी कटाव, ये जो है ना पोल्यूशन की मेजर कॉज नहीं है. यही आंसर है. चौथी ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन. जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतनी पोल्यूशन बढ़ेगी. और ट्रांसपोर्टेशन, जितनी गाड़ियाँ बढ़ेंगी उतना जो है ना वो एयर पोल्यूशन बढ़ती चली जाएगी. तो अल्फा, चार्ली, डेल्टा ये मेजर कॉजेज हैं पोल्यूशन की, लेकिन एरोजन जो है वो मेजर कॉज नहीं है. क्वेश्चन नंबर 97. द फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड सैचुरेटेड इज. कह रहे हैं साइक्लिक भी हो सैचुरेटेड भी हो. जो अल्फा ऑप्शन है C6H14, ये बेटा नॉर्मल हेक्सेन का फार्मूला है, ये साइक्लिक नहीं है. बीटा ऑप्शन C6H6. C6H6 को सुनते हुए बेंजीन आता है, लेकिन 6 क्लोरीन भी है, यानी बेंजीन के साथ 6 क्लोरीन जब लगेंगे तो पाई बॉन्ड सारे खत्म हो जाएंगे इस तरह से. तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इसका नाम बनता है. तो साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड होता है. तो ये 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड भी है और रिंग भी है. जो चार्ली ऑप्शन है C5H12, ये पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन का फार्मूला है, इसमें रिंग नहीं होता. C6H10 ये बेटा अल्काइन का फार्मूला है, अल्काइन का फार्मूला, और यही साइक्लोहेक्सीन का भी हो सकता है. देखें जरा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन. 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए. हाइड्रोजन काउंट करें, 3 और 2 5 2 7 2 9 और ये 1 10. ये C6H10 है, अल्काइन. 1 हेक्साइन, 2 हेक्साइन भी हो सकता है, 3 हेक्साइन भी हो सकता है, लेकिन हेक्साइन अल्काइन है. और देखें जरा, यहां पे एक जगह पे आप डबल बॉन्ड लगा दें तो ये क्या है जी, CH2. इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम, CH2. ये CH है, CH है, CH2 CH2 और CH2. अब 4 कार्बन है जिनमें CH2 है, यानी ये 2 4 6 8 और ये 2 10. हाइड्रोजन 10 है. अब ये साइक्लिक है लेकिन ये सैचुरेटेड नहीं है. तो शर्त ये थी साइक्लिक भी हो और सैचुरेटेड भी हो. तो वो फिर आंसर बनता है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, यानी बीटा ऑप्शन. तो 97 बीटा ऑप्शन आंसर है जी. क्वेश्चन नंबर 98 है बेटा, फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 24 मिनट्स. कहते हैं कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट हो जाता है 24 मिनट में. तो 50% कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि वो चेंज होने का मतलब यह है कि ये उसकी हाफ लाइफ है, यानी उसकी हाफ लाइफ 24 मिनट्स है. ठीक है, रिएक्शन दे दिया उसने. इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5, कि वो जो रिएक्टेंट है अगर उसकी इनिशियल अमाउंट 10 ग्राम हो, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ द N2O5 इज लेफ्ट आफ्टर 72 मिनट्स. तो कहते हैं 72 मिनट के बाद N2O5 की कितनी अमाउंट बाकी रह जाएगी. तो देखें जी, N2O5 की शुरू वाली अमाउंट है 10 ग्राम, पहली हाफ लाइफ 24 मिनट. 24 मिनट के बाद ये आधा रह जाना है, 10 से 5 हो जाएगा. फिर अगले 24 मिनट में ये 5 का हाफ हो जाएगा, 2.5 ग्राम रह जाएंगे. अब टोटल टाइम 24 48 मिनट हो गए. फिर उससे अगली हाफ लाइफ में इसका हाफ हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, और नेक्स्ट 24 मिनट में 1.25 ग्राम हमारे पास रह गए. तो टोटल टाइम कितना हुआ, 24 72 मिनट्स. तो 72 मिनट में N2O5 की कितनी अमाउंट बाकी रह चुकी है, 1.25 ग्राम. 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं, उस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे पास जो है वो 1.25 ग्राम डेल्टा ऑप्शन. जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 99. कंसिडर द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन 2A + B goes to C + D
इफ एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ ए, कहते हैं इक्विलिब्रियम पे ए का 1 मोल है, ठीक हो गया। 2 मोल्स ऑफ बी, बी के 2 मोल्स हैं। 6 मोल्स ऑफ सी, सी के मोल 6 दे दिए बेटा उसने। एंड 20 मोल्स ऑफ डी आर प्रेजेंट, और डी के 20 मोल्स हैं इन अ 1 क्यूबिक डेसीमीटर वेसल, वॉल्यूम दे दिया है। देन द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, ऑप्शन है 60, 30, 1/60 और 20। तो देखिए बेटा इक्वेशन हमारे पास है 2a प्लस बी गोज टू सी प्लस डी। कैसी लिखेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ए के मोल्स 2 हैं, वो ए की पावर में 2 चला गया। अब उसने हमें बताया है कि सी के मोल 6 हैं, डी के 20 हैं, ए का 1 है, 1 का स्क्वायर 2 आ गया वैसे का वैसे ही। तो 2 3 6 60 आ गया जी हमारे पास। तो केसी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 60 आई है। तो बेटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 99 में 60 जो लिखा हुआ है वो अल्फा ऑप्शन में, और यही इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 100, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव टू फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल C डबल बॉन्ड N और ग्रुप आ जाता है एंड वाटर, द रिएक्शन इज डैश कैटलाइज्ड। जी बेटा अमोनिया डेरिवेटिव का जो रिएक्शन है वो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो पहली ऑप्शन एसिड कैटलाइज्ड, एसिड ओनली, और दूसरी बेस ओनली है, तीसरी बोथ ए एंड बी, चौथी नीदर ए नॉर बी, तो एसिड ओनली इसका आंसर बनेगा अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101, डाइफ्लोरोमीथेन इज अ वाइडली यूज्ड इन एरोसोल प्रोपेलेंट्स। ये जो बदबू भगाने वाले रूम फ्रेशनर होते हैं हम उसमें से यूज करते हैं। विच स्टेटमेंट हेल्प अस टू एक्सप्लेन व्हाई डाइफ्लोरोमीथेन इज केमिकली इनर्ट। कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट हमें यह समझाने में मदद करेगी कि डाइफ्लोरोमीथेन जो है वो केमिकली इनर्ट है, यानी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता। तो पहली ऑप्शन है जी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज लार्ज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हैज लो पोलैरिटी, गलत। कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा तो फिर वो पोलैरिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बीटा बात गलत हो गई। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। फ्लोरीन कंपाउंड्स और नॉन फ्लेमेबल। अब देखें यहाँ पर जो रिलेटेड है केमिकल रिएक्टिविटी के साथ वो क्या ताल्लुक होता है, वो आप अल्काइल हैलाइड में पढ़ के आते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, किसी चीज़ की फ्लेमेबिलिटी या नॉन फ्लेमेबल होना, ये रिएक्टिविटी को डिसाइड नहीं कर रहा। रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है कि पहले वाला बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा। तो पहले वाला बॉन्ड टूटना किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड एनर्जी पे। तो इसका मतलब यह है कि बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी को डिसाइड कर रही होती है। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, रिएक्टिविटी कम। कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी है 467 किलो जॉल पर मोल। तो इसका मतलब यह है कि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो चीज़ केमिकली इनर्ट हो जाएगी, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि उसमें 2 बॉन्ड जो है वो फ्लोरीन के साथ बने हुए हैं। तो 101 का अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्रोडक्ट कैनॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टेंट। कहते हैं कौन सा पेयर ऑफ प्रोडक्ट है जो अपने रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो रहे। पहली ऑप्शन है बेंजीन कार्बोक्सिलिक रिएक्टेंट है, और आगे प्रोडक्ट लिखे हुए हैं फिनोल और एसिडमाइड। जी बेटा बेंजीन से फिनोल डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता, पहले क्या करना पड़ता है, बेंजीन की हैलोजिनेशन करनी पड़ती है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फिर उसको NaOH से मिलाना पड़ता है तो सोडियम फिन ऑक्साइड बनता है, सोडियम फिन ऑक्साइड को फिर HCl से मिलाना पड़ता है, फिर वो जाके कहीं फिनोल बनता है। तो ये टोटल 3 स्टेप हुए, डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो एसिडमाइड है वो डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता। क्या होता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनियम एसीटेट बन जाता है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है, जो कि एक स्टेबल सॉल्ट है, उसको आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो एसिडमाइड बनेगा। यानी पहली ऑप्शन में बेंजीन से डायरेक्टली फिनोल नहीं बनता और कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट एसिडमाइड नहीं बनता। ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो फिनोल बीटा ऑप्शन है, फिनोल और बेंजीन। फिनोल से बेंजीन बनती है, फिनोल में जिंक आप डाल दें तो डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगी। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन की नाइट्रेशन करें, ये भी डायरेक्ट प्रिपेयर हो जाती है। तो बीटा ऑप्शन में डायरेक्टली प्रिपेयर हो रहा है, अल्फा ऑप्शन में डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो रहा था। चार्ली ऑप्शन देखें जी, अल्कोहल और अल्काइल हाइड्राइल है। अल्कोहल से कहते हैं जी अल्काइल हैलाइड बना लें, HCl से रिएक्शन करवा दें, डायरेक्ट पहले स्टेप में ही जो है वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। अल्काइल नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल नाइट्राइल की आप हाइड्रोलिसिस करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, डायरेक्ट प्रिपरेशन है। तो ये भी डायरेक्ट प्रिपेयर हो गए, इनडायरेक्ट नहीं है। अल्काइल हैलाइड और एल्डिहाइड लास्ट ऑप्शन है।
अल्काइल हैलाइड से अल्केन, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनता है वुड्स रिएक्शन में, या जिंक और HCl की मौजूदगी में भी अल्केन बन जाता है। और एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, जब आप उसकी जो है ना वो पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में। तो बीटा चार्जिल डेल्टा में डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन अल्फा में डायरेक्टली जो है ना वो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट दिए गए वो डायरेक्टली नहीं बनते। तो फिर 102 का अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103, इन द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ। जी बेटा, अल्कीन में जो भी चीज ऐड होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HBr में पहले इलेक्ट्रोफाइल ने आके प्रोपीन पे अटैक करना है, प्रोपीन एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल HBr में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पहले स्टेप में इन्वॉल्व होगा। तो उसने यही पूछा कि फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ, तो पहली ऑप्शन है Br फ्री रेडिकल, दूसरी Br पॉजिटिव, तीसरी Br नेगेटिव, और चौथी है हाइड्रोजन पॉजिटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव HBr में हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर ऐड कर रहा है, तो यही फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होगा। तो 103 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। कहते कौन सी मेटल है जो कैथोड पे डिपॉजिट नहीं होगी जब उसके एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा। ये बेटा, गोल्ड को जब आप वाटर में डालते हैं, गोल्ड आयन है तो वाटर के आयन भी बनेंगे। अब गोल्ड में जो आयन है और हाइड्रोजन आयन जो वाटर से निकलेंगे, दो पॉजिटिव आयन है, दोनों में से कैथोड पे किसने जाना है पहले, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, तो हाइड्रोजन से नीचे है गोल्ड, यानी हाइड्रोजन ही जाएगा, गोल्ड जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है कॉपर +2, तो कॉपर भी हाइड्रोजन से नीचे है। अगर कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर और हाइड्रोजन आयन में जो रेस है वो कॉपर जीतेगा, कॉपर जाके कैथोड पे अटैच हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन है टिन, और चौथी ऑप्शन है सिल्वर। पहले मैं सिल्वर बता दूं, सिल्वर भी हाइड्रोजन से नीचे है। सिल्वर आयन को भी अगर वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वाटर के जो H आयन है और सिल्वर में रेस है, सिल्वर जीत जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है, इसकी रिडक्शन करने की एबिलिटी ज्यादा है, जल्दी से जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब आते हैं टिन चार्ली ऑप्शन पे। तो देखें जी, टिन का एक्वस सॉल्यूशन है, H आयन OH आयन मौजूद होंगे। अब टिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो फिर हाइड्रोजन सीरीज में नीचे होने की वजह से हाइड्रोजन आयन जल्दी कैथोड पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगर ये दो हाइड्रोजन आयन है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बन के वापस रिलीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टिन के एक्वस सॉल्यूशन में टिन कैथोड पे जाके डिपॉजिट नहीं होगी। तो यही क्वेश्चन था कि कौन सा मेटल आयन का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें मेटल आयन कैथोड पे डिपॉजिट ना हो। तो फिर आंसर बना चार्ली ऑप्शन, 104 चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 है बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A गिव्स हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल। जी बेटा, जो सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करती है वो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या अल्कोहल होता है, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। अब अल्कोहल में जितने भी 2 अल्कोहल्स हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, या एथानोल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देती है, ठीक हो गया जी। एंड फॉर्म एन एल्डिहाइड ऑफ द मोलेकुलर फार्मूला C2H4O ऑन द ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब उसने ये भी बता दिया कि एल्डिहाइड बनाएगा जिसमें 2 कार्बन होंगे। तो इसी से पता चल गया कि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड तब बनेगा जब 2 कार्बन वाली अल्कोहल होगी। तो 2 कार्बन वाली अल्कोहल जो है वो एथानोल है। तो आंसर बीटा ऑप्शन, क्योंकि अल्फा ऑप्शन है मेथानोल, उसमें 1 कार्बन है, एथानोल में 2 कार्बन है, प्रोपानोल में 3 है, ब्यूटानोल में 4 है। तो आंसर आ गया 105 का बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 106, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन बी रेडिली सल्फोनेटेड। इस कहते हैं जितने भी कंपाउंड दिए गए इनमें सबसे जल्दी सल्फोनेशन किसकी होगी। तो सल्फोनेशन उसकी होगी जो जिस केस में बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा है वो बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा होगा। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो पहली ऑप्शन है टोलोइन। टोलोइन जो है वो एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। दूसरी ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन है, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन उस पर कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ। और डेल्टा ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, ये भी रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आता है। तो सबसे ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ पर टोलोइन यानी मिथाइल ग्रुप है जो बेंजीन पे लगे उसे टोलोइन बनाता है। तो इसकी फिर नाइट्रेशन सबसे पहले होगी। तो 106 अल्फा ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 107 है जी, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड विद डिफिकल्टी अंडर विगरस कंडीशन। कहते हैं कीटोन की ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होती, डिफिकल्टी के साथ होती है। इन केस ऑफ मिक्स कीटोन द कार्बोनाइल ग्रुप रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद। जी बेटा, जब अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात की जाए तो पॉपऑफ रूल लगता है। पॉपऑफ रूल क्या कहता है, देखें जी, ये बेटा एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, 2-ब्यूटानॉन है, कार्बोनाइल ग्रुप उधर अटैच रहेगा, अटैच मीन उधर इंटैक्ट रहेगा जिधर कम कार्बन होंगे। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बोनाइल ग्रुप इंटैक्ट रहेगा। ये वाला जो कार्बन और कार्बोनाइल का जो बॉन्ड है, दिस वन, ये ब्रेक नहीं होगा, दूसरी तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो फिर देखिए, पहली ऑप्शन है स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, यही आंसर है जी। दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर अल्काइल ग्रुप, तो ग्रेटर अल्काइल ग्रुप की तरफ से उसने ब्रेक हो जाना है। उसने पूछा है रिमेन इंटैक्ट, जुड़ा रहेगा, तो वो अल्फा ऑप्शन बनती है। चार्ली ऑप्शन है ब्रांच्ड चेन अल्काइल ग्रुप, तो ब्रांच चेन की तरफ तो ज्यादा कार्बन हो जाएंगे, उधर तो अटैच नहीं रहना। स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप, ये भी आंसर नहीं बनता। तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जो है अकॉर्डिंग टू द पॉपऑफ रूल जो है वो अल्फा आंसर बनता है जी। क्वेश्चन नंबर 108, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन एस्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इज 4। जी बेटा, एस्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल से क्या बनता है, एस्टर। कहता है उसकी केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 4। अब मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एस्टिक एसिड के 2 मोल हैं, एंड 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल के भी 2 मोल हैं, इज अलाउड टू कम टू द इक्विलिब्रियम। कहते हैं उनका रिएक्शन करवाया, इक्विलिब्रियम आ गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एसिडेट एट इक्विलिब्रियम। तो कहते हैं कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एसिडेट निकालें इक्विलिब्रियम पर। तो देखिए बेटा, हम कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन के बाद हमने उसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये रिएक्शन है बेटा, इथाइल अल्कोहल, एस्टिक एसिड, इथाइल एसीटेट और वाटर, इसके मोल्स निकालने हैं। स्टार्टिंग चीजें उसने बताई हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन इसके 2 मोल है, इसके भी 2 मोल है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट 0-0 है। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम पे फर्ज करें जी इसके एक्स मोल्स हैं, इसके भी एक्स मोल्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, रिएक्टेंट कम हो जाएंगे। 2 - x पर मोल पर यूनिट वॉल्यूम, 2 - x पर यूनिट वॉल्यूम। केसी के लिए प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आ गया बेटा। ये v इस v से कट गया, ये इसे कैंसिल हो गया, तो ऊपर बन गया x², नीचे बन गया 2 - x का होल स्क्वायर, और केसी की वैल्यू है 4। अब इधर स्क्वायर है, 4 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं यहां से। तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, और ये दोनों का जो स्क्वायर है वो इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 इधर आ गया और x ओवर 2 - x आ गया। ये 2 - x इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 4 - 2x, 2x उधर जाके ऐड हुआ 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हुआ, कैंसिल होके 1.33 मोल्स हमारे पास आ गए, जो कि इथाइल एसीटेट के मोल्स हैं। वाटर के भी इतना ही है, लेकिन उसने सिर्फ इथाइल एसीटेट के पूछे थे, तो 1.33 बेटा इसका आंसर बना, जो कि देखें ऑप्शन चार्ली में मौजूद है। पहली ऑप्शन 1.5 है, दूसरी 1.6 है, तीसरी 1.3 है और चौथी 1.4 है। तो चार्ली ऑप्शन 1.3 मैच करती है हमारे आंसर से, तो 108 का चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109, पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फाउंड इन द एग्जॉस्ट फ्यूम्स बिकॉज। कहते हैं जो गाड़ियों में से एग्जॉस्ट फ्यूम्स निकलते हैं उसमें पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है, बिकॉज रीजन पूछ रहा है। पहली ऑप्शन है इट इज प्रेजेंट इन पेट्रोल, कि जी कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल में मौजूद होती है, गलत। बीटा ऑप्शन है इट इज फॉर्म्ड व्हेन पेट्रोल बर्न इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ये सही है कि जब पेट्रोल लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जलेगा तो हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोल में मौजूद हैं उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, तो बीटा आंसर ठीक है। चार्ली ऑप्शन इट इज प्रेजेंट इन द एयर टेकन इनटू द इंजन, कि जी एयर में मौजूद होती है तो वो इंजन में आ जाती है, ये भी गलत हो गया। और डेल्टा ऑप्शन इट इज फॉर्म्ड बाय द हॉट एग्जॉस्ट, कि जी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। तो 109 का बीटा ऑप्शन कि ये इनकम्प्लीट कंबस्टन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो 109 बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110, डाउन द ग्रुप एसिड बेस बिहेवियर ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट चेंजेस टू। जी बेटा आप जानते हैं कि पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप में डाउन द ग्रुप बेसिक करैक्टर बढ़ता है, तो वो यही पूछ रहा है कि वो जो एसिड बेस बिहेवियर है, तो एसिड बेस में
बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। सेकंड ग्रुप का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, तो इनके ऑक्साइड जो है वो डाउन द ग्रुप ज़्यादा बेसिक होते चले जाते हैं। तो पहली ऑप्शन इसका आंसर हो गया मोर बेसिक। बीटा ऑप्शन नो चेंज है, चार्ली लेस बेसिक है और डेल्टा मोर एसिडिक है, ये मैच नहीं करते हैं, सिर्फ अल्फा ऑप्शन आंसर है जी 110 का। क्वेश्चन नंबर 111 बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट, कहते सारी बातें ठीक हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है लुकास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। जी बेटा लुकास या ल्यूकस टेस्ट जो भी है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। बेयर्स टेस्ट, बीटा ऑप्शन है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। बेटा बेयर्स टेस्ट अनसैचुरेशन को चेक करता है। अनसैचुरेशन मीन वो तो अल्कीन में भी अल्काइन में भी है, तो अब अल्कीन अल्काइन अगर दोनों में अनसैचुरेशन मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो दोनों ही बेयर्स टेस्ट में वो जो उसका पर्पल कलर है उसे डिसअपियर कर देंगी। तो फिर आप अल्कीन अल्काइन में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? इनमें डिस्टिंग्विश के लिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड होता है या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं जो कि सिर्फ अल्काइन के बनते हैं, अल्कीन के नहीं बनते। तो बीटा बात जो है ना वो करेक्टली मैच नहीं कर रही। चार्ली ऑप्शन है ग्रिग्ना डिएजेंट टू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। जी बेटा अगर ग्रिग्ना डिएजेंट को आप फॉर्मेल्डिहाइड से मिलाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर एसिटाल्डिहाइड से मिलाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और अगर एसीटोन से मिलाते हैं तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। ये बिल्कुल ठीक हो गया जी। डेल्टा ऑप्शन है बेटा हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन किस लिए होता है? आगे लिखा हुआ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। फेलिंग सोल्यूशन सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट करके ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कीटोन ये रिएक्शन नहीं करता क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो 111 में बीटा बात गलत है, बाकी सारे सही हैं जी। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। व्हेन ब्रोमोइथेन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच आयन ब्रिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो पहली ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल सोडियम, द न्यूक्लियोफाइल सोडियम, इलेक्ट्रोफाइल OH और न्यूक्लियोफाइल OH। तो देखिए बेटा एक्वस NaOH, NaOH वाटर में जाते ही आयोनाइज हो जाता है। सोडियम आयन पॉजिटिव आयन, वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव आयन, और जो OH है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। OH आयन अटैक करेंगे कार्बन पे, ब्रोमीन को निकालेंगे, उनकी जगह पे खुद आ जाएंगे, तो अल्कोहल बन जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है, Br को OH ने रिप्लेस किया है, तो OH न्यूक्लियोफाइल है जो ब्रोमाइड को रिप्लेस कर रहा है। तो उसने हमसे यही पूछा है कि जी वो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसमें क्या चीज अटैक करेगी, तो OH न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल OH डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 112 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113, क्रैकिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कॉजेज। कहता है हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल की जो क्रैकिंग है वो क्या करती है? पहली ऑप्शन है पॉलीमराइजेशन, गलत, क्रैकिंग तोड़ना है, डीकम्पोज करना है। पॉलीमराइजेशन तो फॉर्मेशन है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन है, तो पहली बात तो नहीं बनती। अ स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल इज टू बी फॉर्म्ड। तो क्रैकिंग में बेटा स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो अल्कीन भी हो सकते हैं। अगर हाई टेम्परेचर रखेंगे तो अल्कीन लोअर अनसैचुरेटेड अल्कीन बनेंगे, अगर लो टेम्परेचर रखेंगे तो फिर वो हमारे पास जो गैसोलीन के बनने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। तो बीटा ऑप्शन ठीक है जी। चार्ली ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन इनसाइड द मॉलिक्यूल, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, ब्रेकिंग होती है। और डेल्टा ऑप्शन एडिशन इनसाइड द मॉलिक्यूल, ये भी गलत है, एडिशन नहीं होती। तो 113 का बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद क्लॉकवाइज स्पिन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन शेल इज। एन शेल जो है वो बेटा कौन सा शेल होता है? फोर्थ शेल होता है। एन की वैल्यू दे दी उसने 4, तो कहते हैं जी कि उसमें आप बताएं कि कितने इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज स्पिन के साथ रोटेट कर रहे होंगे। पहली ऑप्शन है 16, दूसरी 32, तीसरी 18 और चौथी 8। तो देखें जी फोर्थ शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के लिए फार्मूला 2n स्क्वायर, तो n की जगह 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है। अब पेयर्ड मीन के ये पेयर्ड है, तो आधे क्लॉकवाइज और आधे एंटी क्लॉकवाइज। तो 32 में से 16 क्लॉकवाइज
और 16 एंटी क्लॉकवाइज। तो उसने हमसे सिर्फ क्लॉकवाइज पूछे थे कि फोर्थ शेल में टोटल क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो फिर आंसर बना अल्फा ऑप्शन 16। क्वेश्चन नंबर 115 है बेटा, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप्स। कहता है आइसोटोप के बारे में गलत स्टेटमेंट बताएं। पहली ऑप्शन है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, आर्सेनिक है, गोल्ड है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। इसके लिए मैं बच्चों को याद करवाता हूं कि जीफा याद कर लें। जीफा, गोल्ड, आयोडीन, फ्लोरीन, आर्सेनिक, ये सारे मोनो आइसोटोपिक हैं। ठीक है। दूसरी ऑप्शन है नंबर ऑफ आइसोटोप विद इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मैस नंबर, के जो आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है और मैस नंबर भी इवन है, उनकी टोटल तादाद 154 होती है। बिल्कुल ठीक है जी। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, फेरस, ये मिलके 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में ये लिखा हुआ बेटा, बिल्कुल ठीक है। और डेल्टा ऑप्शन है प्लाडियम एंड कैल्शियम है 5 आइसोटोप, ये गलत हो गया। प्लाडियम और कैल्शियम के 6 आइसोटोप होते हैं। तो 115 का डेल्टा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं कर रहा, यानी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो 115 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड का बेटा स्ट्रक्चर दे दिया गया है। द करेक्ट नेम ऑफ द अबव स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द IUPAC इज, इसका हमने IUPAC नेम बताना है। तो एल्डिहाइड हमेशा नंबर 1 पे होता है। नंबर 1 कार्बन एल्डिहाइड, 2 3 पे OH है और 4 पे क्लोरो है। अब क्लोरो और हाइड्रोक्सी 2 ग्रुप आ गए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 4 क्लोरो बन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी बन जाएगा और 5 कार्बन की वजह से पेंटानल बन जाएगा। तो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल, ये बेटा चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है, वही इसका आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दिया गया बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज, तो देखिए बेटा ये जिसमें NH2 के साथ CH2 आता है और कार्बोक्सिल है, ये ग्लाइसिन है। और जिसमें NH2 के साथ CH जो है उसके साथ CH3 जुड़ा हो और कार्बोक्सिल हो, ये एलानीन है बेटा। तो ग्लाइसिन और एलानीन की आपस में कंडेंसेशन हो रही है, वाटर माइनस होके ये C डबल बॉन्ड हो NH जोड़ा है, ये हो गया जी। अब जो उसने हमें स्ट्रक्चर दिया गया है, जो स्ट्रक्चर जो है ना वो आप उसमें क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें इस तरह लिखा हुआ है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये NH2 CH2, फिर कार्बोनाइल, फिर ये NH, फिर ये C के साथ एक हाइड्रोजन है CH3 है और कार्बोक्सिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्लाइसिन और एलानीन के मिलने से बना है। तो स्ट्रक्चर को आप देखें उसमें इसी तरह बना हुआ है, NH2 फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर NH फिर CH CH3 और फिर C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये बेटा ग्लाइसिन और एलानीन है, तो इनके पहले 3 अल्फाबेट्स होते हैं, ग्लाइ और एला, डाइपेप्टाइड। तो अल्फा ऑप्शन ही मैच कर रही है, वही बेटा इसका आंसर है। 117 अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118, फॉर द गैसियस स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E इज करेक्ट। डेल्टा H एंथैल्पी है, एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। गैसेस के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V है, लेकिन लिक्विड सॉलिड के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E होता है बेटा। यानी जो पहली ऑप्शन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, ये लिक्विड और सॉलिड के लिए है, क्योंकि उनमें वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है, हम उसे कंसिडर करते हैं कि वॉल्यूम चेंज है ही नहीं। तो फिर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E अल्फा ऑप्शन ये लिक्विड सॉलिड के लिए होगा। बीटा ऑप्शन डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E, ये तो नहीं बनता क्योंकि उसने गैसेस की बात की है। चार्ली ऑप्शन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये बिल्कुल ठीक है। डेल्टा ऑप्शन है जी डेल्टा H इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डेल्टा E। ये जो बीटा और डेल्टा ऑप्शन है ना, ये रिएक्शंस के लिए होते हैं, जब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल ना हो तब इस तरह के रिलेशन बन रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई गैस हमारे पास रिएक्शन नहीं दिया गया, सिर्फ गैस के बारे में पूछा गया है, तो वो चार्ली ऑप्शन बनता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कहते हैं कौन से ग्रुप की जो ना वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। पहली ऑप्शन है 1A, 1A में मेटल्स होती हैं। दूसरी ऑप्शन है 1B, अब 1A में आती है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम वगैरह, और 1B में आते हैं क्वाइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। फिर चार्ली ऑप्शन है 2A, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह, और जो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है वो 2B है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो बेटा इन सब में जो मैंने अभी सारी मेटल्स बोली हैं, इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1B की होती है, यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड।
अच्छा जी, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहता है एसिड रेन जो है वो इन सब ऑक्साइड्स की प्रेजेंस की वजह से होती है सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है SO2, SO2 की वजह से होती है एसिड रेन, वो जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बनता है, एसिड रेन होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड बनता है, एसिड रेन इसकी वजह से कॉज होती है। सिलिका, रेत, डस्ट पार्टिकल्स, ये जो सिलिका है इसकी वजह से एसिड रेन नहीं होती। तो 120 का आंसर बना डेल्टा ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 121। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, टेफ्लॉन भी कहते हैं उसे, हैज अ फार्मूला CF2CF2 फिर ब्रैकेट N लिखा हुआ है, अप टू सोन चल रहा है जी। इट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग यूजेस एक्सेप्ट, कहते हैं सारे उसके यूजेस हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है इट इज यूज्ड एज अ मटेरियल रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल अटैक। कहते हैं हम इसके ऊपर ये जो कोटिंग की जाती है, हमारे पास जो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, तो वो जो चीज़ें हैं वो दूसरी चीज़ों के साथ अटैच नहीं होती, नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहली बात ठीक है कि यूज एज अ मटेरियल रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल अटैक, कि ना हीट का अटैक हो सके ना कोई केमिकल अटैक कर सके। दूसरा ऑप्शन इट इज यूज टू मेक कॉस्मेटिक बॉटल्स, ये गलत हो गया बेटा, कॉस्मेटिक बॉटल्स पॉलीस्टाइरीन की बनती हैं, इसकी नहीं बनती। चार्ली ऑप्शन इट इज यूज फॉर कुक वेयर टू मेक देम नॉन स्टिकी, ये बर्तनों को जो है ना वो उसके अंदर खाना चिपके ना, नॉन स्टिकी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डेल्टा ऑप्शन इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग आर्टिकल्स, ये बड़ी बड़ी जो मशीनरी पार्ट होते हैं उनको कोट करने के लिए, ताकि उनकी जो है ना वो फ्रिक्शनलेस उन्हें बनाया जा सके। तो ये सारी बातें ठीक हो गई। 121 की बीटा ऑप्शन गलत है, यानी ये मैच नहीं कर रही है, उसका यूज नहीं है, बाकी सारे उसके यूजेस हैं, तो 121 का बीटा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 122। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल एंड एथेनॉल एक्सेप्ट। कहते हैं बाकी सारी मेथनॉल और एथेनॉल की लेबोरेटरी या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है जी मेथनॉल के बारे में है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, मेथनॉल से स्टार्ट होता है, ऑक्सीडेशन करते हैं, कैटालिस्ट सिल्वर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बुक की लाइन है बेटा, ठीक हो गया जी। चार्ली ऑप्शन मेथनॉल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, मेथनॉल स्टार्टिंग मटेरियल है, आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेथनॉल से मेथनॉल बनता है, बिल्कुल ठीक हो गया। चार्ली ऑप्शन है जी एथेनॉल स्टार्टिंग मटेरियल, एथेनॉल है, लेबोरेटरी मेथड है, सोडियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें एथेनॉल से एथेनॉल बन जाता है ऑक्सीडेशन के बाद, ये भी ठीक हो गया। डेल्टा ऑप्शन है जी एथेनॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, एथेनॉल स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल गलत हो गया जी, एथेनॉल स्टार्टिंग मटेरियल नहीं है। जब आप एथेनॉल को इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं तो वो इथीन से प्रिपेयर करते हैं, एथेनॉल से नहीं करते। और कैटालिस्ट भी गलत है, AlCl3, इथीन का कैटालिस्ट होता है पलाडियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, उसमें एक कैटालिस्ट है और दूसरा उसको प्रोमोटर है। तो ये जो उसने सबस्ट्रेट है और उसका जो कैटालिस्ट है वो चूंकि ठीक नहीं लिखा हुआ, आगे रिएक्शन में उसने कैटालिस्ट फिर गलत लिखा हुआ है, तो वो डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रही, तो 122 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 123। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज ग्रेटर पोलराइजिंग इफेक्ट। पहली ऑप्शन है सोडियम आयन, दूसरा मैग्नीशियम आयन, तीसरा एल्यूमिनियम आयन और चौथा कैल्शियम आयन। तो देखिए बेटा, पोलराइजिंग इफेक्ट या पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एरिया कम चार्ज ज्यादा होना चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर आयनिक साइज पे डिपेंड कर रही है, आयनिक साइज जितना कम पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें देखें सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है, तो सबसे ज्यादा चार्ज बेटा एल्यूमिनियम पे है +3, तो ज्यादा चार्ज मीन उसका साइज सबसे कम होगा क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज्यादा होंगे, तो उसका एटॉमिक साइज कम, आयनिक साइज कम होगा और चार्ज ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई, ऑटोमेटिकली इसकी पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो 123 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। कहता है कौन से एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट हैं? पहली ऑप्शन है एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल ज्यादा एसिडिफाई हो जाती है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स इन द फिशेस,
फिश के अंदर जो हैवी मेटल्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जो वो कार्सिनोजेनिक बन जाती हैं, नुकसानदेह हो जाती हैं। तो ये दोनों बातें ठीक हैं, बीटा अल्फा दोनों ठीक हैं। तो फिर चार्ली आंसर हुआ बोथ ए एंड बी, तो 124 चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, द टोटल नंबर ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ द कार्बन 614। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स में बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आते हैं। अब 614 का मतलब है कि जो नीचे कार्बन के नीचे 6 लिखा हुआ है ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ही है, मैं इसे इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं। और जो ऊपर 14 लिखा हुआ है ये दो चीज़ों का सम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऊपर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए 14 और नीचे इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो 6 और 14 मिलकर टोटल 20 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए बेटा। तो आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि अल्फा 6 है, बीटा 8 है, चार्ली 14 है, डेल्टा 20 है जो कि मैच कर रहा है। तो 125 डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 है बेटा, इन द बोर-नैबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। कहता है अगर हम बोर-नैबर साइकिल में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं तो कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। पहली ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन। बेटा किसी भी मेटल की, एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जब रिक्वायर्ड है तो एंडोथर्मिक है। दूसरी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन -1। यूनी नेगेटिव आयन की जब आप दोबारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी यूनी नेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, या आप ये कह लें सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है। तो पहली दोनों ऑप्शन एंडोथर्मिक हो गई। चार्ली ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है, तो ऑक्सीजन की पहली जो नेगेटिव हो गई यानी एक्सोथर्मिक हो गई। तो यही आंसर हो गया जी। और लास्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटम जो हमारे पास सॉलिड है, हम उसकी एटमाइजेशन करना चाहते हैं। एटमाइजेशन है तोड़ना, तोड़ के गैसियस एटम बनाना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि आप उसे ब्रेक डाउन कर सकें, तो ये भी एंडोथर्मिक होगा। तो अल्फा बीटा डेल्टा एंडोथर्मिक है, चार्ली हमारे पास एक्सोथर्मिक हो गया। तो 126 चार्ली ऑप्शन आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 127 है बेटा, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैग्नीशियम, और फिर आगे मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर आगे डबल डैश है जो कि उसको शो करती है सॉल्ट ब्रिज को, फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आ गया 1 मोलर, और फिर कॉपर। तो ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो गैल्वेनिक सेल है उसकी जो है रिप्रेजेंटेशन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बैलेंस इक्वेशन आर। तो बेसिकली मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर गेन कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन में कहता है कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहली ऑप्शन है 2, दूसरी ऑप्शन है 3, तीसरी ऑप्शन है 4 और चौथी है 6। तो देखें जी, ये बेटा मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूजर के तौर पे है, एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और उधर जो ना सोल्यूशन में दूसरी तरफ कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और अपनी रिडक्शन करेंगे जाके कॉपर के इलेक्ट्रोड पर, जो कि कैथोड के तौर पे बिहेव कर रहा होगा। तो मैग्नीशियम ने बॉन्ड नहीं बनाया 0, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 है, अब मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो चुका है और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो मैग्नीशियम +2 में जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन कर रहा है, कितनी ऑक्सीडेशन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन की है जी, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है जो इस पूरे सेल में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो फिर आंसर बना हमारे पास अल्फा ऑप्शन, 127 अल्फा ऑप्शन जी। बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड 1 की तरफ चलते हैं जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, द अपेरेंट चार्ज दैट एन एटम वुड हैव इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। कहते हैं जो ज़ाहरी चार्ज किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। कहते हैं नीचे वाली स्टेटमेंट को कंसिडर करें। पहली ऑप्शन है इन आयनिक कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड कैसे बनता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए जा रहे हैं वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सोडियम पे +1 चार्ज, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो यही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, इन अ कोवलेंट कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बिटवीन द 2 एटम्स। In a covalent compound, the element with greater electron activity has negative oxidation state.
ये बेटा कोई कोवलेंट कंपाउंड है जैसे HCl है, अब HCl में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और क्लोरीन की 3.1 है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये उसने सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है, ये भी ठीक हो गया जी। थर्ड स्टेटमेंट है इन अ कोवलेंट कंपाउंड द एलिमेंट विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, के कोवलेंट कंपाउंड में जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर करेक्ट, कहता है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो सारी ही ठीक है, यानी 1 2 3 डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर बनता है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में अल्फा ऑप्शन में 3 ओनली लिखा है, बीटा में 2 ओनली लिखा है, चार्ली में 1 और 2 लिखा है, तो डेल्टा में लिखा है कि 1 2 3, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो यही आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 129, सम रिएक्शंस आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज, ये बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आप पढ़ के आते हैं कि जितने भी हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन है सारे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास होते हैं। तो पहली ऑप्शन है वन ऑफ द रिएक्टेंट्स फ्रॉम टू डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, बेटा रिएक्टेंट तो दोनों ही रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, तो पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात है जी वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ लार्ज कंसंट्रेशन रिमेन्स डोमिनेंट इन द कंट्रोलिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जी बेटा जो लार्ज कंसंट्रेशन में जैसे सॉल्वेंट है वो लार्ज कंसंट्रेशन में होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड नहीं करता, जो लेस कंसंट्रेशन में होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड कर रहा होता है। तो यहां पे उसने सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है सेकंड ऑप्शन में कि जी लार्ज कंसंट्रेशन वाला रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन है रेट कांस्टेंट इज चेंज्ड ड्यू टू द चेंज इन कंसंट्रेशन वन ऑफ द रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है बेटा, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, रेट कांस्टेंट जो है वो तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। डेल्टा ऑप्शन है चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाली बात सही है कि जब आप एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो जरूरी नहीं कि उस रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए, वो मे भी जो ना वाटर हो तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, तो डेल्टा बात ठीक है 129 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 130 है बेटा व्हेन अ कंपाउंड V इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन टेट्राक्लोरोमीथेन, ब्रोमीन इन टेट्राक्लोरोमीथेन जो ना उसमें हम कोई कंपाउंड V ऐड करते हैं, देन कलर ऑफ द ब्रोमीन इज इमीडिएटली डिस्चार्ज, तो ब्रोमीन का जो येलोइश रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, ब्राउनिश रेड कलर, जो भी उसका कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कंपाउंड V, कहते हैं कौन सा इनमें से जो ना ऑप्शन में से कंपाउंड V हो सकता है। पहली ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन, ये बेटा सैचुरेटेड है, जो ब्रोमीन का कलर डिसअपीयर करते हैं डिस्चार्ज करते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड है। दूसरी ऑप्शन है पेंटेन, ये भी सैचुरेटेड है। तीसरी ऑप्शन है पेंटीन और चौथी ऑप्शन है मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन भी सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, तो सिर्फ पेंटीन जो है वो अनसैचुरेटेड है और यही ब्रोमीन के कलर को डिसअपीयर कर सकता है, तो 130 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट व्हेन बर्न्ड इन एयर फॉर्म्स एन अल्कलाइन ऑक्साइड हैविंग pH 8, कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको जब एयर में बर्न किया जाएगा जलाया जाएगा तो एक अल्कलाइन ऑक्साइड बनेगा, यानी बेसिक ऑक्साइड बनेगा जिसकी pH 8 होनी चाहिए। अब pH 8 7 के करीब है, यानी बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, स्लाइटली बेसिक आप इसे कह सकते हैं। तो पहली ऑप्शन है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, दूसरी ऑप्शन कैल्शियम है, कैल्शियम का ऑक्साइड, तीसरी पोटाशियम, पोटाशियम का ऑक्साइड और सोडियम का ऑक्साइड, डेल्टा ऑप्शन। तो बेटा आप जानते हैं कि पोटाशियम का ऑक्साइड और सोडियम का ऑक्साइड ये तो हाईली बेसिक होते हैं, इनकी pH 14 के करीब होती है, ये दोनों तो ऑप्शन से निकल गए क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड होते हैं। अब आ गया हमारे पास अल्फा और बीटा ऑप्शन में आंसर, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम है, जो जितना टॉप ऑफ द ग्रुप है वो उतना लेस बेसिक है, जो ग्रुप में जितना नीचे आता जाएगा उतना ज्यादा बेसिक होता चला जाएगा, तो मैग्नीशियम कैल्शियम में लेस बेसिक है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है उसकी pH 8 के करीब है, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है उसकी जो सस्पेंशन है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाती है वो स्टमक की एसिडिटी को जो ना वो खत्म करने के लिए यूज होती है, तो 131 का आंसर है जी अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 132 एन अल्कोहल ऑफ एन unknown structure gave a positive Lucas test is about 5 to 10 minutes, कहते हैं कोई जो ना अल्कोहल है जिसका स्ट्रक्चर हमें नहीं पता लेकिन वो लुकास टेस्ट देता है 5 to 10 मिनट्स में। ये बेटा आप जानते हैं, मैं पहली स्टेटमेंट से बात को क्लियर कर रहा हूँ, जो लुकास टेस्ट है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। टर्शरी अल्कोहल फौरन से पहले इमीडिएटली ऑयली लेयर बनाती है
और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो 5 to 10 मिनट्स में ऑयली लेयर बनाती है। यानी जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो 5 to 10 मिनट्स में लुकास टेस्ट पॉजिटिव देती है, और जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है अगर आप उसे हीट ना करें तो वो 25 से 30 मिनट में जो है वो लुकास टेस्ट पॉजिटिव देती है। तो फिर यहाँ पे ये जो 5 to 10 मिनट्स है इससे हमें पता चल गया कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। When the alcohol was treated with hot concentrated sulfuric acid, an alkene was formed, कि जब आप उस अल्कोहल को किसी जो ना वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो अल्कीन बन जाता है, ठीक है। विच इज द मोलेकुलर फार्मूला C4H8, C4H8 अल्कीन का ब्यूटीन का फार्मूला आ गया हमारे पास। ऑन ओजोनोलाइसिस ऑफ दिस कंपाउंड गेव अ सिंगल प्रोडक्ट C2H4O। जब आप इसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है और वो एक प्रोडक्ट जो है ना C2H4O है। अब C2H4O जो है ये हमारे पास जो है वो एसिटल्डिहाइड है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल? जी बेटा पहली लाइन से हमें पता चल गया था सेकेंडरी अल्कोहल है। अब पहली ऑप्शन को देखिए 1 ब्यूटानोल ये प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरी ऑप्शन 2 ब्यूटानोल ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तीसरी ऑप्शन है 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल ये भी हमारे पास जो है वो प्राइमरी अल्कोहल में आता है, और जो डेल्टा ऑप्शन है वो टर्शियरी अल्कोहल है। तो सिर्फ बीटा ऑप्शन है सेकेंडरी अल्कोहल जो लुकास टेस्ट जो है वो 5 to 10 मिनट्स में प्रोवाइड करेगी। जब आप इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो 2 ब्यूटीन बनेगा, 2 ब्यूटीन की आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो 2 एसिटल्डिहाइड बनेंगे। यानी पहली लाइन से हमें आंसर मिल गया था बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज। ये बेटा एल्कीन का उसने फार्मूला दे दिया है, स्ट्रक्चर हम उसे एक्सपेंड करके बनाते हैं। ये बेटा स्ट्रक्चर हमने बनाया, कार्बन के साथ 2 CH3 है, फिर CH CH2 C के साथ 3 CH3 थे, एक्सपेंड करके हमने बना लिया जी। अब लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि ये 2 हेक्सीन जो है वो नाम के एंड में आएगा। अब इस 2 हेक्सीन हम देखते हैं कि 2 हेक्सीन कौन कौन सी ऑप्शन में है। देखें सिर्फ बीटा ऑप्शन में 2 हेक्सीन और कहीं 2 हेक्सीन नहीं लिखा हो। अल्फा ऑप्शन में 4 हेक्सीन लिखा है, चार्ली ऑप्शन में हेप्टीन है और डेल्टा ऑप्शन में भी हेप्टीन है, तो इसका मतलब है कि बीटा ऑप्शन ही हमारा आंसर है। 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। इसमें हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं, वो ये देखें आप कि ये 2 पे मिथाइल है और 5 पे 2 मिथाइल है, तो 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन बेटा इसका आंसर हो गया। 133 बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 134 है, अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। अब ऑक्सीडेशन के लिए पहली ऑप्शन है K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। K2Cr2O7 हमेशा H2SO4 की मौजूदगी में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन अगर आप करते हैं तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 2 वर्ड से मिलकर बना है, अल्कोहल डिहाइड्रेशन। जब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं कॉपर के साथ एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो साथ ही ऑक्सीडेशन भी होती है, यानी डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन। तो पहले वाटर रिलीज हो जाएगा और फिर उसकी जगह पे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन ही अल्कोहल से बनते हैं, तो अल्फा बीटा दोनों ही आंसर बनेंगे। चार्ली ऑप्शन है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ये है कि सिर्फ वाटर माइनस हो जाए अल्कीन बन जाए, आगे एलिमिनेशन के आगे फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ही लिखा हुआ, तो फिर चार्ली ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर अल्फा बीटा बोथ आंसर हो गया जी डेल्टा ऑप्शन, जहां पे बोथ एंड भी लिखा हुआ। 134 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव। कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन सा डेरिवेटिव सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? पहली ऑप्शन एसिड हैलाइड, ये बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरा ऑप्शन एसिडमाइड, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तीसरी ऑप्शन एस्टर और चौथी एसिड एनहाइड्राइड। तो ऑर्डर ये बनता है एसिड हैलाइड, दूसरे नंबर पे एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर और लास्ट नंबर पे एसिडमाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पूछा था एसिड हैलाइड, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 136 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर मेथड टू प्रिपेयर एस्टर इन द केमिकल इंडस्ट्री। ये बेटा अभी हमने ये पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो एसिड हैलाइड है। अब यहां पे देखें पहली ऑप्शन में रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से एस्टर बनता है, ठीक है, लेकिन जो बीटा ऑप्शन है वो रिएक्शन ऑफ असाइल क्लोराइड विद अल्कोहल है। तो असाइल क्लोराइड बेटा डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बहुत रिएक्टिव है, तो ये अल्कोहल से ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा और एस्टर बनाएगा, तो इसी को इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो बीटा ऑप्शन बेटा इसका आंसर है। चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ बोथ एंड भी ये गलत हो गया, और डेल्टा ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं है जी। तो 136 बीटा ऑप्शन रिएक्शन ऑफ असाइल क्लोराइड विद अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 137, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज डीएनए एंड आरएनए डिफर फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट। कहते हैं ये जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं इनमें आरएनए डीएनए डिफर करते हैं सिवाय एक के।
पहली ऑप्शन है द शुगर इन आरएनए इज राइबोस, कि आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोस होती है, वाइल द शुगर इन डीएनए इज 2 डीऑक्सीराइबोस, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होती है और आरएनए में सिर्फ राइबोस होती है। ठीक है जी, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है 4 डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस फाउंड इन डीएनए आर साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन एंड गवानिन, वाइल इन आरएनए यूरासिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थायमिन। बीटा ऑप्शन भी ठीक हो गई जी। चार्ली ऑप्शन है डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड वाइल आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये बात भी ठीक हो गई। डेल्टा ऑप्शन है लाइक आरएनए डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बेटा डीएनए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता, तो डेल्टा बात जो है वो डेल्टा ऑप्शन गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर 138, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली ऑप्शन है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, गलत। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पहली ऑप्शन गलत हो गई। दूसरा ऑप्शन है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, ये गलत हो गया। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो दूसरी बात भी गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन है कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, ये भी गलत है। कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, क्योंकि इनमें बल्कि ग्रुप से स्टेरिक इंटरेस्ट होती है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं बेटा। और डेल्टा ऑप्शन है HCN रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म सियानोहाइड्रेन, HCN और कार्बोनिल कंपाउंड मिलकर सियानोहाइड्रेन बनाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो 138 में अल्फा बीटा चार्ली गलत है और डेल्टा ऑप्शन ठीक है जी, यही आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 139, अ कंपाउंड X वाज फाउंड टू कंटेन 72% कार्बन, 12% हाइड्रोजन एंड 16% ऑक्सीजन, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द X। तो देखिए बेटा, पहले सॉल्व करते हैं फिर ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। कार्बन है 72%, परसेंटेज को ग्राम्स कंसीडर किया जाता है, हाइड्रोजन 12% था 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16% था 16 ग्राम। अब ये हमने पहले ही उनको रेशियो की शक्ल में लिख लिया है, अब इनके मोल्स बनाने हैं। मोल्स बनाने के लिए इसको 12 पे डिवाइड किया, इसको 1 पे डिवाइड किया, इसको 16 पे डिवाइड किया, तो इसके मोल्स हमारे पास आ गए हैं 6 मोल, इसके मोल्स हमारे पास आ चुके हैं 12 मोल और इसके मोल्स आ चुके हैं 1। तो यही बेटा इसका इंपिरिकल फार्मूला बन गया C6H12 और O1। तो ये कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और एक ऑक्सीजन है। तो अब देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच करता है। पहली ऑप्शन है C2H4O, गलत। दूसरी ऑप्शन है C3H6O, ये भी गलत। तीसरी ऑप्शन है C6H12O, ये बेटा इसका आंसर है, ये आंसर हो गया। और डेल्टा ऑप्शन है C6H12O2, ये भी गलत हो गया। तो 139 चार्ली ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। कहता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिसमें हम उसकी स्पेसिफाई जो ना करते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन की बेस पे। टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट का दूसरा नाम क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी NH4OH और AgNO3, विच इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप X, जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। किसको आइडेंटिफाई करता है, एल्डिहाइड को। विद एन ऑब्जर्वेशन O आइडेंटिफाई X एंड O। ये बेटा आप जानते हैं एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ मिलके सिल्वर मिरर बनाते हैं। तो पहली ऑप्शन है जी X कीटोन, टॉलरेंस रिएजेंट कीटोन से रिएक्शन नहीं करता। दूसरे ऑप्शन में भी X कीटोन लिखा है, तो अल्फा बीटा दोनों आंसर नहीं है। चार्ली ऑप्शन में लिखा है जी X एल्डिहाइड, ठीक है, ये आंसर हो गया। और आगे लिखा हुआ है कि सिल्वर मिरर उसकी ऑब्जर्वेशन आती है, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा ऑप्शन में भी X एल्डिहाइड लिखा है, लेकिन आगे ऑब्जर्वेशन में रेड प्रेस पे लिखे हुए, ये गलत हो गया। तो चार्ली ऑप्शन बेटा इसका आंसर बना अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर मिरर बनता है। तो 140 चार्ली आंसर। ये था बेटा आज का टेस्ट। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।